तो इतने सारे हर्डल्स थे, लेकिन जब यूनिफिकेशन हुआ इसका मतलब है कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी होंगी जो यूनिफिकेशन को चाह रही होंगी कि यूनिफिकेशन हो। तो पहला तो यही था कि जो पिडमंट और सार्डिनिया के किंग कौन थे? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। हाँ, इमैनुअल सेकेंड। ये एक पावरफुल राजा थे और काफ़ी योग्य थे, एबल, काफ़ी दूरदर्शी थे। ये जानते थे कि हाँ, ये प्रयास होना चाहिए और यूनिफिकेशन ऑफ इटली कोई सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे आज अखंड भारत का नाम सुना है कभी बार? बहुत बार सुना होगा अखंड भारत। अखंड भारत में कौन कौन से देश आने चाहिए? पाकिस्तान नेपाल आना चाहिए, पाकिस्तान है, भूटान नेपाल है, आना बांग्लादेश है, चाहिए, श्रीलंका आना अफगानिस्तान तक चाहिए, बाउंड्री जाती थी, श्रीलंका को भी राम जी ने अफगानिस्तान। जीत लिया था। तो कहने का मतलब जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो सबको अभी लगता होगा कि यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ना हो। लेकिन यूनिफिकेशन और भी राज्यों का हुआ है। जर्मनी पहले डिवाइडेड थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। फिर जर्मनी वॉल को तोड़ के ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गया। ऐसे ही हम लोग आज ये पढ़ ही रहे हैं, इटली का यूनिफिकेशन एक हुआ, अखंड इटली हिंदी में बोलोगे बना। ऐसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। अपने देश का भी यूनिफिकेशन री यूनिफिकेशन हो सकता है। खैर, तो पहली फेवरेबल कंडीशन कौन सी थी? विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि थे मोनार्क ऑफ सार्डिनिया। ये चाहते थे, इनके पास एक आर्मी थी, एक किंगडम पहले से था, तो एक पावरफुल पर्सन भी थे। पहला ये हो गया कि ये जो मोनार्क है, मोनार्क ऑफ सार्डिनिया, सार्डिनिया के राजा हैं और पिडमॉन्ट भी इनके कंट्रोल में है। ठीक है, ये इसके राजा। अब इनके जो सेकेंड, इनके जो चांसलर थे कौन? कावूर। ये भी बहुत एफिशिएंट थे, बहुत ही बहादुर थे और बहुत ही डिप्लोमेटिक थे। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कि रणनीति बना के जीतना। कई बार क्या होता है कि एक पावरफुल देश छोटे देश से हार जाता है। पावरफुल देश छोटे देश से हार जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे देश की कई बार रणनीति ज़्यादा बेटर होती है, उसकी डिप्लोमेसी ज़्यादा बेटर होती है। वैसे ही काबूल एक बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन थे और ये क्या थे? इसी सार्डिनिया के, जिसके विक्टर इमैनुअल सेकेंड राजा हैं, ये उसके क्या है? चांसलर हैं, एज प्राइम मिनिस्टर। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे। थर्ड एक था, एक ग्रुप था जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था? कार्बोनरी। कार्बोनरी। ये एक सीक्रेट ग्रुप था। इसमें बहुत से लोग शामिल थे। कोई व्यापारी हो गया, कोई वकील हो गया, या कोई मतलब हर एक वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक। और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। कैसी सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है? जैसे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे अभिनव भारत। अभिनव भारत का नाम सुना है? एक थे वीडी सावरकर, इनका नाम सुना होगा। हाँ। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था अभिनव भारत। वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेटली इंडिया के इंडिपेंडेंट के लिए काम कर रही थी, या मतलब पॉलिटिकल गेनिंग के लिए, बेटर इंडिया की कंडीशंस के लिए काम कर रही थी। जब एक पावरफुल देश कंट्रोल कर रहा होता है पूरी दूसरे देश को, तो वहाँ पर कई बार सीक्रेटली बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जैसे जो कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की आज़ादी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जब कांग्रेस बनी थी उसको किसने बनाया था? ए ओ ह्यूम। उनकी हेल्प क्यों ली थी इंडियंस ने? ताकि अंग्रेज पहले ही, अगर तुम बड़ा सा कोई ग्रुप बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, तो अंग्रेज उसको चलने देंगे? चलने ही नहीं देंगे। तो ज़्यादा ऑप्शन ये है, बेटर ऑप्शन ये है कि किसी अंग्रेज को ही शामिल कर लो। जैसे गांव के जो सबसे बड़ा डाकू है, अगर तुम उसके लड़के से दोस्ती कर लो तो तुम सेफ हो गए, क्योंकि लड़का उसका, जब डाकू के लड़के से तुम्हारी दोस्ती है तो डाकू तुमको क्यों मारेगा? तो ये एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इसका बेनिफिट ये हो रहा था कि लोगों में एक उत्साह बढ़ रही थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। उनको नेशनल कॉन्शियसनेस प्रोवाइड कर रही थी, उनको बताती थी कि इटली एक होना चाहिए। ऐसे ही एक था मैजनी का यंग इटली। मैजनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका एक ग्रुप था जिसका नाम था यंग यंग इटली इटली। एंड यंग यूरोप। यंग इंडिया सुना है ना? किसने बनाया था? गांधी जी ने। ठीक है, यंग इंडिया गांधी जी का ग्रुप था। ऐसे यंग इटली एक ग्रुप था मैजनी का। ये भी नेशनलिज्म के लिए काम कर रहा था, यूरोपियन सॉरी इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, कि वहाँ पे नेशनलिज्म है। तो इन सबसे एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ रहा था लोगों में, इटली के लोगों में। ये सारी थी फेवरेबल कंडीशन जो फेवर कर रही थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल कौन था? हर्डल था, हमने देखा था क्या था सबसे बड़ा हर्डल? फॉरेन डोमिनेंस। और फॉरेन डोमिनेंस में भी कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। देखिए उसके ही कंट्रोल में ये लोम्बार्डी और वेनेसिया है।
और पूरा ये नेपल्स और सिसिली। तो बड़े से भाग पे उसका कंट्रोल था। सबसे बड़ा हर्डल था ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया से सार्डिनिया और पिडमंट के जो शासक थे, ये मोनार्क ऑफ सार्डिनिया विक्टर मैनुअल सेकंड, ये लड़ाई नहीं जीत सकते थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल देश था और ये काफ़ी उनसे कमज़ोर कंडीशन में थे। तो इनके जो चांसलर थे काबूर, इनको ये टास्क मिला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ये सारा काम देखते थे। इन्होंने कौन सी डिप्लोमेसी बनाई, ये हम लोग देखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि अगर दुश्मन सेम हो, एनिमी सेम हो, तो दो लोग दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इनके काफ़ी युद्ध होते रहते और दोनों पावरफुल देश थे। पावरफुल देश अपने आप दुश्मन बन जाते हैं। जैसे अमेरिका और यूएसएसआर, रसिया, रूस और अमेरिका की लड़ाई रहती है। क्यों रहती है? वर्ल्ड को वो लीड करना चाहते हैं, वो भी लीड करना चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को लीड करेंगे, वो चाहते हैं हम पूरी दुनिया को लीड करेंगे। तो जब भी पावरफुल देश होंगे तो उनके बीच में लड़ाई ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। जैसे ऑस्ट्रिया और फ्रांस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल थे। अब ये जानते थे काबूर सबसे, अब यहाँ से काम शुरू होता है काबूर का, जो कि चांसलर है इटली के, इसके सार्डिनिया सार्डिनिया के। freedom। हाँ, सार्डिनिया पिडमंट। ये सारा डिप्लोमेसी तैयार करेंगे कैसे हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। तो इन्होंने देखा सबसे बड़ा हर्डल क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा और ऑस्ट्रिया ऐसे मानेगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध अकेले सार्डिनिया नहीं कर सकता, इसलिए हमको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और एक स्टेटमेंट है कि लंचेस आर नॉट फ्री इन इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय युद्धों में या संबंधों में जो नाश्ता मिलता है वो फ्री नहीं होता। मतलब कोई तुमको क्यों सपोर्ट करेगा, तुम्हारे लिए लड़ने क्यों जाएगा कोई, जब तुम उसका कुछ फेवर करोगी। तो ये काबूल तलाश रहे थे मौका कि हम कोई ऐसा मौका मिले जिससे हमें कोई पावरफुल कंट्री हमको सपोर्ट करे और तब हम ऑस्ट्रिया को हरा पाए। तभी एक फेमस वॉर है, फेमस वॉर कह सकते हो, क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर, क्रीमिया का युद्ध होता है। क्रीमिया, एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इटली टुक बर्थ बाय द मड ऑफ क्रीमियन वॉर। क्रीमिया की मिट्टी से ही जन्म हुआ था इटली का, क्योंकि यहीं से काबूल को एक मौका मिलता है। किस मौके की तलाश में थे कि कोई फॉरेन कंट्री उनकी हेल्प करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रीमिया में एक तरफ टर्की था, टर्की मतलब तुर्क देश, और एक तरफ था रूस। ठीक है, एक तरफ कौन था, टर्की, और एक तरफ रूस। रूस आज बहुत पावरफुल देश है, उस टाइम पे टर्की भी बहुत पावरफुल देश था। तुम ऐसे सोच सकते हो, रूस से टर्की लड़ रहा है, इसका मतलब टर्की पावरफुल देश होगा। उस समय ऑटोमन एम्पायर था, एक पूरा ऑटोमन साम्राज्य, और वो बहुत पावरफुल साम्राज्य था। वही 19 ये जो वास्को डी गामा ने इंडिया की ओशिनिक रूट की खोज की थी, क्यों की थी? क्योंकि जो लैंड रूट था उस पर अधिकार कर लिया था इन्होंने, टर्की ने। उसका ऑटोमन साम्राज्य ने, कुस्तुनतनिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, उस जगह पर अधिकार कर लिया था। वही रूट था इंडिया तक आने का, उस पर अधिकार कर लिया था ऑटोमन साम्राज्य ने। तो यूरोप के किसी भी देश में हिम्मत नहीं थी कि लड़ाई करें, तो वो ओशिनिक रूट देख रहे थे कि लैंड से नहीं जाएंगे, ओशियन से होकर जाएंगे। तभी फिर वास्को डी गामा इंडिया के ओशिनिक रूट की खोज करता है। टर्की एक पावरफुल देश था, रशिया के अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी। इस वॉर का क्या नाम था? क्रीमियन वॉर। टर्की का सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों सपोर्ट कर रहे थे। अब काबूल ये चाहते थे कि अगर हम टर्की को सपोर्ट करें क्रीमियन वॉर में, तो हो सकता है इंग्लैंड या फ्रांस में से किसी एक का सपोर्ट हमको मिल जाए। तो इसी उम्मीद से इन्होंने 18,000 सैनिकों के साथ में, और खुद भी गए, 18,000 सैनिक ले गए और काबूल खुद गए, इस युद्ध में शामिल हुए। और किसका सपोर्ट किया? टर्की का। और वो क्या चाहते थे, क्या उनका एम्बिशन क्या था, या तो इंग्लैंड या फिर फ्रांस, इनमें से किसी एक देश का हमको सपोर्ट मिल जाएगा। कब? जब हम ऑस्ट्रिया से लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, क्रीमियन वॉर टर्की जीत जाता है, क्योंकि इसके सपोर्ट में देख लो इंग्लैंड है, फ्रांस है। काबूल भी अपनी सेना लेके आए थे, कितनी सेना? 18,000 सैनिक लेके आए थे। ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे क्यों हम बार बार बोल रहे हैं 18,000 सैनिक। और रसिया हार जाता है। अब यहाँ पे इनको इंग्लैंड का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन इंग्लैंड की सिंपैथी तो हो ही जाती है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो
भले वो आपको सपोर्ट ना करे, पर ऐसा जरूर होगा कि फ्यूचर में वो आपके अगेंस्ट इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ये भी एक तरीके का सपोर्ट होता है। जैसे कोई पावरफुल देश है, किसी से लड़ाई कर रहा है, तीसरा भले ही किसी को सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर वो न्यूट्रल रहता है तब भी एक तरीके का सपोर्ट है, कि वो अगर दूसरे तरफ चला जाता तो तुम हार जाते। इंग्लैंड न्यूट्रल हो जाएगा और फ्रांस, एक और यहाँ पे घटना होती है जिसको बोलते हैं ओरसीनी एपिसोड। क्या बोलते हैं? ओरसीनी। यहाँ पर क्या होता है कि इटली के ही कुछ लोग जाके, जो फ्रांस के राजा होते हैं नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन थर्ड। थर्ड, इनका असैसिनेशन प्लान करते हैं, मतलब इनको मारना चाहते हैं, लेकिन फेल्ड अटेम्प्ट होता है, मतलब मार नहीं पाते हैं और ये बच जाते हैं। जब ये बच जाते हैं, काबूर इसका कंडेम करते हैं कि ये जो किया गया ये गलत है, नेपोलियन को ऐसे मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए था इनका असैसिनेशन अटेम्प्ट। अब इन सब चीज़ों से काबूर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम नेपोलियन को सपोर्ट करते हैं। अब पहला हमने बताया कि उन्होंने टर्की का सपोर्ट किया था, इसलिए भी फ्रांस उनके सपोर्ट में थोड़ा बहुत था। असैसिनेशन का उन्होंने कंडेम किया, बुरा कहा उसको। तब काबूर और ज़्यादा सपोर्ट में आ गए, मतलब ज़्यादा सिंपैथी गेन कर ली उन्होंने नेपोलियन थर्ड की, और इससे जो फ्रांस था वो काबूर की साथ आ गया। समझ में आया कि कैसे इन्होंने साथ लिया काबूर को। तो अब यहाँ पर इनके बीच में एक ट्रीटी हो जाती है, एक संधि हो जाती है, जिसमें ये नेपोलियन थर्ड इनको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपका और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है, सार्डिनियन और ऑस्ट्रियन वॉर होता है, ऑस्ट्रो सार्डिनियन वॉर, तो हम आपको 2 लाख सैनिक देंगे। कितने? 2 लाख। अब देख सकते हो कि काबूल ने कितने सैनिक दिए थे? 18। 18,000। उसके अगेंस्ट इनको कितना सपोर्ट मिला? 2 लाख सैनिकों का। एक बहुत बड़ा अमाउंट है 2 लाख सैनिकों का। अब यहाँ से काबूल को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अब ये चाहेंगे कि लड़ाई जल्दी से हो जाए, क्योंकि इनके पास 2 लाख सैनिकों का सपोर्ट अलग से मिल गया। फ्रांस का सपोर्ट है ही, इंग्लैंड जो है वो न्यूट्रल रहेगा, सपोर्ट नहीं भी करेगा तो अगेंस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ से फिर अब इनको बार बार इनके मन में आएगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग ऑस्ट्रिया से वॉर करें और उसे लोम्बार्डी, वेनेशिया और नेपल्स और सिसिली सारे के सारे वापस लेंगे। तो ये जहाँ से घटना स्टार्ट हुई क्रीमियन वॉर से ही इनको सपोर्ट मिल गया फ्रांस का। अब इसी सपोर्ट के बेसिस पे काबूल क्या करेंगे, अपने देश में बहुत ज़्यादा बुराई करना स्टार्ट कर देंगे, ऑस्ट्रिया की लोगों को भड़काना स्टार्ट कर देंगे, रिवोल्ट करवाने लगेंगे उनके अगेंस्ट, ताकि जनता आक्रामक हो जाए ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया, नेपल्स और सिसिली ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थी। अभी इनके कुछ जगहों पर ये क्या करेंगे, काबूल रिवोल्ट करवाने लगेंगे वहाँ की जनता से कि आप रिवोल्ट कर दो। जब रिवोल्ट होगा तो उससे किसको गुस्सा आएगा? ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जगह पे तुम उनकी किंगडम को आप रिवोल्ट करवा रहे हो वहाँ। तो ऑस्ट्रिया इनको चैलेंज देगा, इनको मतलब वार्न करेगा कि तुम ये जो सेनाएं हैं अपनी वापस बुला लो। 3 दिन के अंदर, कितना टाइम देगा? 3 दिन के अंदर सेनाओं को वापस बुला लो, वरना हम वॉर पे आ जाएंगे, वॉर स्टार्ट करेंगे। तो काबूल क्या होंगे? खुश हो जाएंगे, काबूल बिल्कुल मुस्कुरा देंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि काबूल चाहते ही थे वॉर हो। क्यों चाहते थे? क्योंकि इनको 2 लाख सैनिक देने का वादा किया था किसने? फ्रांस के ने। जो राजा थे नेपोलियन थर्ड। तो नेपोलियन थर्ड ने कहा था कि हम तुमको 2 लाख आज़ाद, इनको सैनिक मुकुट देंगे। पहना दो। एक इन्होंने कहा था कि हम तुमको पूरे 2 लाख सैनिक देंगे, सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड ने क्या कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे ना तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो काबूल मुस्कुरा रहे थे और ये चाहते थे कि अब जल्दी से जल्दी वॉर हो जाए, और उसके लिए इन्होंने रिवोल्ट करवाया। तो यहाँ पर अब जब इनको सपोर्ट मिल जाएगा रसिया का 2 लाख सोल्जर्स के साथ में, तो काबूल अब चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी युद्ध हो जाए, और ये कुछ जगहों पर रिवोल्ट करवाने लगेंगे, अपनी सेना भी वहाँ पर भेजेंगे। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर जो होगी, इनके जो मोनार्क होंगे, वो इनको कहेंगे कि आप 3 दिन के अंदर अपनी सेना हटा लो, अदरवाइज हम युद्ध डिक्लेयर कर देंगे। फिर काबूल हंसते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि काबूल ये चाह ही रहे थे युद्ध हो जाए। तो काबूल युद्ध चाह ही रहे थे, और उनको सपोर्ट भी था 2 लाख सैनिकों का फ्रांस का, और लगभग इंग्लैंड की सिंपैथी तो थी। अब जब युद्ध स्टार्ट हो जाएगा 1859 में, इसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रो सर्डियन वॉर, ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया के बीच में हो रही है। इसमें काबूल होंगे
सार्डिनिया के चांसलर, इनको सपोर्ट होगा फ्रांस का विद 2 लाख सोल्जर, और एक तरफ हो गया ऑस्ट्रिया। युद्ध आगे बढ़ता है तो ऑस्ट्रिया युद्ध हार जाता है और सपोर्ट, और लास्ट में जीतता कौन है? काबूर जीत जाते हैं, लोम्बार्डी वेनेसिया इन सब पे कंट्रोल वो कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि इधर ये सब पूरा सार्डिनिया और पिडमन पहले इनके कंट्रोल में था, लोम्बार्डी और वेनेसिया भी जीत लिया। जब लोम्बार्डी और वेनेसिया भी जीत लिया तो काफ़ी चीज़ें इनके कंट्रोल में आने लगी, एक जीत मिल गई इनको। लेकिन होता क्या है कि जब ज़्यादा पावरफुल होने लगेंगे ये काबूर, तो फ्रांस को भी डर लगेगा कि ऐसा ना हो ये पावरफुल होने के बाद में फ्रांस के कंट्रोल में क्या क्या था, नेपल्स और सिसिली, यहाँ पे बुर्बन डायनेस्टी का कंट्रोल था, तो बुर्बन डायनेस्टी फ्रांस की थी। दूसरा क्या है, रोम, रोम को भी जो पोप का कंट्रोल में था रोम, इसको भी सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, अपनी सेना दी रखी थी। तो फ्रांस चाहेगा कि अब ज़्यादा युद्ध आगे ना बढ़े, ऐसा ना हो कि ये सार्डिनिया के जो चांसलर हैं काबूर, ये ज़्यादा बाउंड्री अपने कंट्रोल में कर लें, ज़्यादा टेरिटरी इनके अंडर में आ जाए, तो ये बाद में रोम के लिए चैलेंज हो जाए। ठीक है, तो इन सब की वजह से वो अपना सपोर्ट खींच लेगा कि बस अब युद्ध बंद कर। और उसके बाद में इनका फ्रांस का और ऑस्ट्रिया का एक ट्रीटी हो जाती है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की ट्रीटी में ऑस्ट्रिया इनसे बोलते हैं कि तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, लड़ाई तो हम लोगों की है, यूनिफिकेशन उनको करना है, हम अपने किंगडम को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया की ट्रीटी होगी तो फ्रांस कहेगा ठीक है, लोम्बार्डी जो है वो इनके ही कंट्रोल में रहेगा सार्डिनिया के, लेकिन वेनेसिया जो है उस पर फिर से कंट्रोल दे दिया जाएगा, किसको? ऑस्ट्रिया को। तो वेनेसिया फिर से ऑस्ट्रिया के पास चला जाएगा। अब एक तरीके से तो ऑस्ट्रिया के लिए बेनिफिशियल था क्योंकि वो दोनों हार चुका था, एक मिल गया, लेकिन फिर भी काबूर के लिए भी ये अच्छा था, एक अच्छी न्यूज़ थी। क्यों? क्योंकि काबूर देख पा रहे थे कि हम ऑस्ट्रिया को हरा सकते हैं, भले ही किसी की हेल्प, लेकिन ऑस्ट्रिया को हरा के कुछ पार्ट तो उसका हमने जीत ही लिया। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि हम कह सकते हैं इटली को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। तो नॉर्थ वाला पार्ट जो था वो कंट्रोल में आ गया किसके? काबूर के या सार्डिनिया के। तो थोड़ा जो फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन थी वो कंप्लीट हुआ थी। अब जो सेंट्रल पार्ट था, परमा, मोडेना, टस्कैनी, इधर नेपल्स और सिसिली, ये सारे जो पार्ट थे इनका बाकी था। तो नेपल्स और सिसिली जो था उसमें ये गैरीबाल्डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गैरीबाल्डी वहाँ पे रिवोल्ट कराते हैं और उस रिवोल्ट के बाद में गैरीबाल्डी दोनों को जीत भी लेते हैं, नेपल्स भी और सिसिली, नेपल्स और सिसिली दोनों जीत लेते हैं। अब नेपल्स और सिसिली जब जीत लेते हैं तो हमने बताया था गैरीबाल्डी का और इनका काबूर का पॉलिटिकल डिफरेंस था, काबूर का पॉलिटिकल डिफरेंस था। तो नेपल्स और सिसिली के रिवोल्ट में गैरीबाल्डी जीत जाते हैं, रिवोल्ट सक्सेसफुल इनका रहता है और गैरीबाल्डी के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन इनकी पॉलिटिकल डिफरेंस था इनका काबूर के साथ में, इसलिए पहले ये इतनी जल्दी नहीं चाह रहे थे कि दोनों एक में मिल जाए, ये चाह रहे थे कि हम सार्डिनिया भी हमारे कंट्रोल में आए। लेकिन बाद में काबूर से मिलते हैं ये और दोनों में ट्रीटी हो जाती है। उसके बेसिस पे काबूर, गैरीबाल्डी अपना जितना भी नेपल्स और सिसिली जो दोनों राज्य जीते थे ये दोनों मिला देते हैं सार्डिनिया में, कि ठीक है आप सार्डिनिया में ले लो, आप सार्डिनिया में इसको मिला लो। गैरीबाल्डी को ऑफर दिया जाता है बहुत से टाइटल्स का और काफ़ी ज़्यादा कि आप गवर्नर बन जाओ, ये बन जाओ, पॉलिटिकल चीज़ें ले लो। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब नेशनलिस्ट पर्सन होते हैं और ये चाहते हैं कि हम कोई रिवार्ड नहीं चाहते, क्योंकि सर्विस, ये इनका स्टेटमेंट है कि सर्विस ऑफ नेशन इज इटसेल्फ एन अवार्ड, ये देश की सेवा करना अपने आप में एक अवार्ड है, हमको और कुछ किसी अवार्ड की जरूरत नहीं। जैसे गांधी जी ने इंडिया में, गांधी जी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाते, और गांधी जी ने कोई भी पोस्ट नहीं ली थी। 1948 में उनकी डेथ हुई, 47 में हम लोग आज़ाद हो गए थे, कोई भी उन्होंने पोस्ट नहीं ली थी, वो पॉलिटिक्स की जो पावर्स थी उनसे दूर रहना चाहते थे। ऐसे ही गैरीबाल्डी भी अपना जितना भी दोनों राज्य जीते थे सार्डिनिया में मिला दिया, तो यूनिफिकेशन उसका और ज़्यादा सेकेंड फेज कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई भी टाइटल इन्होंने